हेलो स्टूडेंट्स। बेटा मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक जो करवाना था दैट वाज स्विचिंग, और मैंने उसकी पीडीएफ आपको भेज दी थी। सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू नाउ दिस टॉपिक स्विचिंग। वैसे आपके सिलेबस में जस्ट पैकेट स्विचिंग मेंशन्ड है, बट मैं आपको पैकेट स्विचिंग के साथ साथ सर्किट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग भी करवाऊंगी, यानी कंप्लीट स्विचिंग। सो बेटा स्विचिंग के नोट स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ स्विच कि स्विच क्या होता है। स्विच के बारे में जो लिखा हुआ है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट डिवाइस मीन्स स्विच में ना सारे जितने भी पोर्ट्स या आप कह दो कंप्यूटर्स उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, उन सब के हार्डवेयर एड्रेसेस स्विचेस के पास होते हैं। एक लाइक सेंटर में एक स्विच लगा हुआ है, साइड पर बहुत सारे सिस्टम्स उस स्विच के साथ अटैच्ड हैं, तो स्विच के पास उन सारे सिस्टम्स की हार्डवेयर एड्रेस की नॉलेज होगी, ताकि जब भी कोई पैकेट आए स्विच के पास तो उसको पता हो, पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस देखने के बाद उसको पता चल जाए कि इस पैकेट को कौन से रूट में ट्रांसफ़र करना है, यानी कि वो एड्रेस वाला डिवाइस कौन से पोर्ट पे या कौन से साइड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, सो स्विच इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक है, स्विच से पहले जो डिवाइस होता था ना, दैट वाज हब। स्विच को इंटेलिजेंट इसीलिए कहते हैं, मैं आपको हब के बारे में थोड़ा सा समझाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों कहते हैं। जो हब है ना, ये भी हमने करना है डिटेल में आगे जाके। हब एक ऐसा डिवाइस है, लाइक सपोज हब के साथ 5 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। हब एक सेंट्रल डिवाइस है, ठीक है, इसके साथ 5 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। तो एक कंप्यूटर ने दूसरे को डेटा भेजना है। अब एक कंप्यूटर ने डेटा हब को भेजा, कितने रह गए? 4। तो हब क्या करेगा? हब इज एन अनइंटेलिजेंट डिवाइस, क्योंकि हब को कुछ नहीं पता कि उसके साथ कौन से सिस्टम्स अटैच्ड हैं। हब के पास किसी के भी आईपी एड्रेसेस या हार्डवेयर एड्रेसेस नहीं है। ठीक है, तो हब क्या करेगा? उस मैसेज को या पैकेट को सारे सिस्टम्स को ब्रॉडकास्ट कर देगा कि अपने आप जौन से डिवाइस का एड्रेस उस पैकेट के डेस्टिनेशन एड्रेस से मैच करेगा, अपने आप वो डिवाइस उसको रीड कर लेगा और बाकी डिवाइसेस पैकेट को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो रीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका डेस्टिनेशन एड्रेस मैच नहीं करता उस डिवाइस के एड्रेस के साथ, पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस। सो उससे होता क्या, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नेट पे बढ़ जाता है। अभी तो 5 कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, तो सपोज हब के साथ 100 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। एक कंप्यूटर ने डेटा भेजा दूसरे कंप्यूटर के लिए, तो हब क्या करेगा? 99 बाकी के 99 कंप्यूटर्स को वो डेटा ब्रॉडकास्ट कर देगा, जबकि चाहिए तो किसी एक डिवाइस को ही, बाकी के 98 डिवाइसेस को जो डेटा गया वो तो एक एक्स्ट्रा ट्रैफिक है नेट पर, है ना। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। तो इसीलिए स्विच इंटेलिजेंट है, क्योंकि स्विच के पास सबके हार्डवेयर एड्रेसेस होते हैं। इसलिए स्विच सिर्फ उसी डिवाइस को डेटा भेजता है जिसका हार्डवेयर एड्रेस पैकेट के डेस्टिनेशन एड्रेस से मैच करे। ठीक है, अब एक और नई चीज़ मैं आपको बताऊंगी इसमें, वैसे इस टॉपिक में इंक्लूड नहीं होनी स्विचिंग में, बट जनरल नॉलेज के लिए, कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के पास 2 तरह के एड्रेसेस होते हैं। एक होता है हार्डवेयर एड्रेस, एक होता है आईपी एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस को हम मैक एड्रेस भी कह देते हैं, MAC, मैक। मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया असेस कंट्रोल, MAC, मीडिया असेस कंट्रोल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस सेम थिंग है। एक होते हैं लॉजिकल एड्रेस, जिसे आईपी एड्रेस भी कह देते हैं। ठीक है, अब इनका डिफरेंस क्या है? एक कंप्यूटर जब किसी फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होके आता है, तो उसके अंदर जो चिप लगी होती है उसमें उसका हार्डवेयर एड्रेस पहले से स्टोर होता है। दुनिया में जितने कंप्यूटर्स हैं, हर कंप्यूटर का अलग अलग हार्डवेयर एड्रेस होगा। ठीक है, सो दैट इज मतलब उस हार्डवेयर का ये एड्रेस है। जैसे ही कोई कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, तो उसको लॉजिकल एड्रेस दे देता है इंटरनेट। वो लॉजिकल एड्रेस उस कंप्यूटर के पास तब तक रहता है जब तक वो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है। जैसे सपोज आपने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर आपका नेट से कनेक्ट हो गया, आपको आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर एड्रेस तो वही रहेगा, चाहे जौन सा मर्जी दिन आप कंप्यूटर को ऑन करो, हार्डवेयर एड्रेस ऑलवेज रिमेन सेम। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो उसको एक लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड कर देता है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे सारे डिवाइसेस एक दूसरे को लॉजिकल एड्रेस के साथ पहचानते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर फिर से शट डाउन कर दिया, वो लॉजिकल एड्रेस खत्म हो जाएगा, हार्डवेयर एड्रेस तो रहेगा। नेक्स्ट डे आप फिर से कंप्यूटर को ऑन करते हो, नेट से कनेक्ट करते हो, फिर से उसको नया आईपी या लॉजिकल एड्रेस मिलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल सुनो इसको समझने के लिए, लाइक योर नेम।
आपका नेम इज लाइक अ हार्डवेयर एड्रेस जो हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो यू गेट अ रोल नंबर। वो रोल नंबर इज लाइक अ आईपी एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। वो रोल नंबर आपके पास तब तक रहेगा जब तक आप कॉलेज से कनेक्टेड हो। जैसे ही आप कॉलेज में पढ़ाई करके चले जाते हो तो रोल नंबर आपका खत्म हो जाता है, लाइक आईपी एंड लॉजिकल एड्रेस। लेकिन आपका हार्डवेयर एड्रेस यानी आपका नेम हमेशा आपके साथ रहता है। आई होप अब आपको बात ज़्यादा अच्छी क्लियर हो गई हो। ठीक है, सो स्विचेस के पास सारे डिवाइसेस के हार्डवेयर एड्रेसेस होते हैं, और स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है, और स्विच उसी को डेटा भेजता है जिसका एड्रेस पैकेट के डेस्टिनेशन एड्रेस से मैच करे। ठीक है, सो ये और एक डायग्राम जो है 59 ये बना देना। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू स्विच। अब हमें स्विच चाहिए क्यों? वाई डू वी नीड अ स्विच? बेटा, अगर स्विच ना हो तो क्या लिमिटेशन है, इसको समझाने के लिए मैं आपको ना अपनी एक हैंड ड्रॉन डायग्राम भेज रही हूँ। आप इस डायग्राम को स्विच समझाने के बाद जब टॉपिक लिखोगे व्हाई डू वी नीड अ स्विच, तो उसमें ये डायग्राम आप बना सकते हो। लेट मी ड्रॉ एंड सेंड इट टू यू। अब देखो जो पहली फिगर है ऊपर वाली, इसमें स्विच नहीं लगा हुआ, तो सी अब नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क मीन्स एवरी कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर, यही होती है ना नेटवर्किंग। और हमारे पास स्विच नहीं है, तो क्या होगा? देखो हर एक कंप्यूटर के साथ थ्रू मीडिया कनेक्टेड होगा। और देखो आप ऊपर वाली डायग्राम में तो कितनी ज़्यादा वायर्स लगी हैं, कितनी ज़्यादा दिस इज़ अ मैश टोपोलॉजी है ना, और कितना ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर रही हैं ये वायर्स। कितना एक्सपेंसिव होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केबल्स यूज़ हो रही हैं टू कनेक्ट कंप्यूटर टू एवरी अदर कंप्यूटर। ठीक है, मोर ओवर अगर एक नया कंप्यूटर हमने ऐड करना है, एक 6th कंप्यूटर आ जाए, तो उसको हर एक के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी टीडियस टास्क एंड एक्सपेंसिव ऑल्सो। एंड अगर एक कंप्यूटर को रिमूव करना है, दैट इज़ ऑल्सो टीडियस टास्क। उस कंप्यूटर के जितनी केबल्स बाहर जा रही हैं दूसरे कंप्यूटर्स की तरफ, उन सबको रिमूव करना पड़ेगा। सो इट मीन्स विदाउट अ स्विच जो नेटवर्क है दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट फिजिबल। ठीक है, छोटा नेटवर्क है 2 या 3 सिस्टम्स का, उतना चल सकता है विदाउट अ स्विच। लेकिन अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वी डेफिनेटली नीड अ स्विच। और नीचे वाली डायग्राम में देखो सेम 5 कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, एंड वी हैव अ स्विच इन बिटवीन। स्विच इज़ अ कनेक्टिंग डिवाइस दैट इज़ कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर्स टू वन अनदर। अब देखो कोई एक डिवाइस ने दूसरे डिवाइस को डेटा भेजना है तो वो स्विच के थ्रू ईजिली भेज सकता है। मोर ओवर कोई नया डिवाइस ऐड होना है तो कितना ईजी है, उसको बस स्विच से कनेक्ट कर दो। किसी डिवाइस को रिमूव करना है तो कितना ईजी है, उसको स्विच से बस रिमूव कर दो। ठीक है, और केबल्स भी लेस यूज़ हो रही हैं, और जितने मर्जी डिवाइसेस हम स्विचेस के साथ ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस डायग्राम शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्विच फॉर नेटवर्किंग। ठीक है, सो व्हाई डू वी नीड अ स्विच में डायग्राम बना के इसके बारे में आप अपनी वर्डिंग्स में 3-4 लाइन्स लिख दो इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक स्विचिंग, जो एक्चुअली में हमारा टॉपिक है। ठीक है, स्विचिंग की PDF मैंने ऑलरेडी आपको सेंड की हुई है, मैं दोबारा सेंड कर रही हूँ। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज स्विचिंग। सो स्विच को नेटवर्क में लगाने को स्विचिंग कहते हैं। द टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग अ स्विच इन अ नेटवर्क, दैट टेक्निक इज कॉल्ड स्विचिंग। ठीक है, एंड देन पेज नंबर 432 नोट्स का जो मैंने PDF भेजी है, डायग्राम 14.2। स्विचिंग इज ऑफ 3 टाइप्स, मेनली ऑफ 3 टाइप्स, और बहुत सारे टाइप्स की स्विचिंग होती है, हमने 3 टाइप्स की पढ़नी है। सो स्विचिंग मेनली इज ऑफ 3 टाइप्स: सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट इज सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग को समझने के लिए ये जो डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर 233 पे, इसको देखो अच्छे से। इस डायग्राम में देखो जो फिगर 14.3 है, 14.4 भी कर लो, दैट इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ सर्किट स्विच, एंड 14.5 करने की ज़रूरत नहीं है। 14.3 में देखो क्या है। अब सर्किट स्विचिंग हम पढ़ रहे हैं, डायग्राम के थ्रू मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। 3 सेंडर्स हैं ABC एंड 4 रिसीवर्स आर देयर DE F एंड G, और बीच में जो नेटवर्क है उसमें 4 सर्किट स्विचेस लगे हैं। किसी एक सेंडर ने किसी दूसरे रिसीवर को डेटा सेंड करना है। लेट अस सपोज A ने D को डेटा सेंड करना है, तो देखो होगा क्या। नेटवर्क में 4 सर्किट स्विचेस लगे हुए हैं,
सर्किट स्विचिंग में ना देखो आपको लिवर दिख रहा है, लिवर, ये जो लिवर होता है ना, जो ये रॉड सी लगी हुई है हर सर्किट स्विच में, कुछ सर्कल्स हैं और एक डार्क सर्कल है, 3 वाइट सर्कल्स हैं, किसी में 2 वाइट सर्कल्स हैं और एक लिवर लगी हुई है। अब होता क्या है, सर्किट स्विचिंग में जब भी डेटा सेंड होना है ना, तो एक्चुअली सबसे पहले फिजिकल सर्किट बनता है। फिजिकल सर्किट कैसे, लिवर्स को एडजस्ट करके एक एक्चुअल सर्किट बनता है, लॉजिकल नहीं, फिजिकल सर्किट। अब देखो ए ने डी को डेटा सेंड करना है, तो पहला जो स्विच है उसका लिवर पहले पोर्ट के साथ कनेक्ट हो गया ताकि ए का सर्किट कंप्लीट हो जाए। फिर पैकेट सेकंड स्विच के पास जाएगा, सेकंड स्विच का लीवर देखो पहले के साथ कनेक्टेड हो गया क्योंकि डी की तरफ रूट बनाना है ना। उसके बाद पैकेट थर्ड स्विच में जाएगा, फोर्थ में नहीं जाएगा क्योंकि फोर्थ जो है वो एफ और जी से कनेक्टेड है, लेकिन थर्ड स्विच डी और ई से कनेक्टेड है। ठीक है, सो ये जो है ये किसके पास जाएगा, ये जो लिवर है ये फर्स्ट वाले पोर्ट के साथ कनेक्टेड होगा, सेकेंड स्विच का। फिर थर्ड स्विच का लिवर भी फर्स्ट पोर्ट के साथ कनेक्टेड होगा। अब देखो अगर आप फिंगर चलाओ तो एक्चुअली ए से फर्स्ट सर्किट स्विच से सेकंड सर्किट स्विच, सेकंड सर्किट स्विच से थर्ड सर्किट स्विच एंड थर्ड सर्किट स्विच से डी तक एक्चुअली फिजिकल पाथ पहले बना। अब इस फिजिकल पाथ के थ्रू जितने मर्जी पैकेट सेंड कर दो। ठीक है, सो दिस इज सर्किट स्विचिंग, जिसमें एक्चुअली फिजिकल पाथ एस्टैब्लिश होता है बाय सेटिंग द कॉपर लिवर्स। ठीक है, कॉपर की लिवर्स होती हैं। सर्किट स्विचिंग की बेटा बेस्ट एग्जांपल क्या है, टेलीफोन नेटवर्क। कैसे, आपने अगर लैंडलाइन कभी यूज़ किया हो तो आपने नोट किया होगा कि लैंडलाइन में क्या होता था, जैसे हम नंबर डायल करते थे फ़ोन पे। ठीक है, अगर हमने किसी को लोकल कॉल करनी है ना अपने शहर में, जैसे ही मैंने नंबर डायल किया 0183 लगा के नंबर डायल कर दिया, सॉरी 0183 तो लैंडलाइन में लगता ही नहीं ना, वो तो मोबाइल के थ्रू करना हो तो लगता है। मैंने जैसे ही नंबर डायल कर दिया तो रिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर मैंने किसी को आउट ऑफ पंजाब कॉल करनी है टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू, लैंडलाइन के थ्रू, तो मैंने उसका नंबर डायल किया, डायल होने के कुछ सेकंड्स के बाद रिंग शुरू होएगी। और अगर मैंने इंटरनेशनल कॉल करनी है, अमेरिका किसी को कॉल करनी है लैंडलाइन के थ्रू, मैंने नंबर डायल किया तो जो कॉल है वो इवन 10 या 12 सेकेंड, जो रिंग है वो 10 या 12 सेकेंड्स के बाद होनी शुरू होती है। नंबर डायल किया उसके बाद 10-12 सेकेंड कोई आवाज़ नहीं आती, फिर रिंग होनी शुरू होती है। अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि एक्चुअली में सबसे पहले फिजिकल सर्किट बन रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। रिसीवर जितना दूर होता जाएगा सर्किट उतना बड़ा होता जाएगा और उतनी ज़्यादा लिवर्स को एडजस्ट होने में टाइम लगता जाएगा। पहले एक्चुअली फिजिकल सर्किट बनता है, ठीक है, कॉपर्स लिवर एडजस्ट होके, और जैसे फिजिकल सर्किट बन जाता है फिर रिंग होनी शुरू होती है। ठीक है, इसलिए जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिंग होने का जो डिले है ना वो बढ़ता जाता है। और एक बार फिजिकल सर्किट बन जाए फिर उसको हम जितनी मर्जी देर यूज़ करते रहे। हमने किसी को लैंडलाइन के थ्रू कॉल की, चाहे अमेरिका कॉल की, ठीक है, तो हम जितना मर्जी देर उसके बाद बात करते रहे वो सर्किट बना ही रहेगा जब तक हम खुद रिसीवर को नीचे नहीं रखते, हम खुद सर्किट को रिलीज़ नहीं करते। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सर्किट स्विचिंग। देन बेटा सर्किट स्विचिंग, इसमें डायग्राम्स 14.3 कर लेना एंड 14.4। Then circuit switching is further of 2 types, space division circuit switching and time division circuit switching, figure 14.6 page 434। सबसे पहले space division circuit switching, एक ना मैं आपको सारी switching की एक डायग्राम बना के दूंगी, कौन सी कैटेगरी किसके अंदर आती है डिटेल में। ठीक है, सो सर्किट स्विचिंग 2 टाइप्स की है, स्पेस डिवीजन एंड टाइम डिवीजन। स्पेस डिवीजन स्विचिंग फर्दर 2 टाइप्स की है, क्रॉस बार स्विचिंग एंड मल्टी स्टेज स्विचिंग। तो सबसे पहले हम सर्किट स्विचिंग की पहली टाइप दैट इज स्पेस डिवीजन स्विचिंग की पहली टाइप क्रॉस बार स्विचिंग वो करते हैं। सो क्रॉस बार स्विचिंग फिगर 14.7 से पहले समझो, क्रॉस बार स्विच की डायग्राम दी हुई है। क्रॉस बार स्विच में देखो क्या है, सपोज वी हैव 3 सेंडर्स 1 2 3 एंड वी हैव 4 रिसीवर्स 1 2 3 4। हर सेंडर से हर रिसीवर तक एक क्रॉस पॉइंट दिया होता है क्रॉस पॉइंट, यानी कि सपोज अगर 3 सेंडर्स एंड 4 रिसीवर्स हैं तो ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं ना आपको क्रॉस बार स्विच के अंदर, ये जो पॉइंट्स हैं, डॉट्स हैं, ये क्रॉस पॉइंट्स हैं।
तो 3 × 4 दैट इज़ 12 क्रॉस पॉइंट्स इस सर्किट स्विच में होंगे। यानी इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ सेंडर्स एंड देयर आर m नंबर ऑफ रिसीवर्स, तो उस सर्किट स्विच में टोटल m × n क्रॉस पॉइंट्स होंगे। यानी हर कॉम्बिनेशन को एक अपना क्रॉस पॉइंट दिया होता है ताकि किसी सेंडर को वेट ना करनी पड़े अपना डेटा सेंड करने के लिए। सपोज फर्स्ट सेंडर ने डेटा सेंड करना है थर्ड को, तो उसको एक अपना क्रॉस पॉइंट दिया हुआ है। इधर से फर्स्ट वाली लाइन शुरू कर दो, उधर से रोमन्स में थर्ड वाला शुरू कर दो जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, दैट इज़ जो पहली लाइन का तीसरा पॉइंट है वो। अगर सेकंड ने पहले को डेटा भेजना है तो सेकंड लाइन का जो पहला क्रॉस पॉइंट है वो यूज़ होगा। अगर थर्ड ने फोर्थ को डेटा भेजना है तो थर्ड लाइन का जो लास्ट क्रॉस पॉइंट है फोर्थ वाला वो यूज़ होगा। यानी हर सेंडर टू हर रिसीवर एक क्रॉस पॉइंट दिया हुआ है और वहाँ से डेटा सेंड होता है। ठीक है, दिस इज़ अ क्रॉस बार स्विच। और ये जो क्रॉस पॉइंट्स होते हैं ये दे आर नथिंग बट दे आर ट्रांजिस्टर्स, ये ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, इनमें भी लीवर्स एडजस्ट होते हैं, लीवर्स बने हुए हैं। देखो डायग्राम को उसने क्रॉस पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा करके फिगर में शो किया हुआ है 14.7 फिगर में। क्रॉस बार स्विचेस की ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। नंबर 1 लिमिटेशन क्या है क्रॉस बार स्विच में, कि क्रॉस बार स्विच में बहुत ज़्यादा क्रॉस पॉइंट्स चाहिए होते हैं जिसके कारण क्रॉस बार स्विच का साइज़ बड़ा हो जाता है। अगर हमारे पास 100 सेंडर्स हैं और 1000 रिसीवर्स हैं, ठीक है, तो क्रॉस बार स्विच का साइज़ देखो 100 × 1000 कितना बड़े ज़्यादा क्रॉस पॉइंट्स हो गए, कितना बड़ा इसका साइज़ हो गया। सो द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ क्रॉस बार स्विच इज़ इट्स साइज़। सेकेंड लिमिटेशन, जितने क्रॉस पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे उतना क्रॉस बार स्विच एक्सपेंसिव होता जाएगा। सो सेकेंड लिमिटेशन इज़ बजट। ठीक है, क्रॉस बार स्विच जो है एक्सपेंसिव हो जाता है। थर्ड लिमिटेशन ये है इसकी कि एक टाइम पर लेस देन 25% ऑफ क्रॉस पॉइंट्स आर इन यूज़, बाकी के वेस्ट आते हैं। एक टाइम पर सिर्फ 25% क्रॉस पॉइंट्स यूज़ होते हैं, बाकी के 75% क्रॉस पॉइंट्स उस टाइम आइडल बैठे होते हैं। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज़ देयर। हाउ, देखो 3 सेंडर हैं, ठीक है, क्रॉस पॉइंट्स कितने इस डायग्राम में, वी हैव 12 क्रॉस पॉइंट्स। ठीक है, 3 × 4 दैट इज़ 12। सेंडर 3 है, सपोज तीनों ही सेंडर डेटा सेंड कर रहे हैं। अब तीनों सेंडर किसी एक एक को डेटा सेंड करेंगे, यानी 3 क्रॉस पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं इस टाइम 12 में से, यानी 25% मैक्सिमम क्रॉस पॉइंट्स एक टाइम पर यूज़ होंगे क्योंकि एक सेंडर एक को ही डाटा अगर भेजेगा। ठीक है, एंड देयर इज़ फोर्थ लिमिटेशन ऑल्सो, लेट मी फाइंड दैट। हाँ, इसका ये है कि क्रॉस बार स्विच के साइज़ के कारण इसको इनएफिशिएंट माना जाता है, दैट इज़ इनएफिशिएंट, इम्प्रैक्टिकल टू यूज़ क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है। ठीक है, सो देयर आर 4 लिमिटेशंस। लेकिन इसकी एक एडवांटेज है क्रॉस बार स्विच की। क्या एडवांटेज है, इसमें कभी ब्लॉकिंग नहीं होगी। ब्लॉकिंग का मतलब ऐसा नहीं कभी होगा कि किसी एक सेंडर को वेट करनी पड़ रही है कि कब नेटवर्क फ्री हो और मैं अपना डेटा सेंड करूं, ऐसे कभी नहीं, क्योंकि हर सेंडर को अपना अपना क्रॉस पॉइंट मिला हुआ है। ठीक है, तो हर सेंडर अपने अपने क्रॉस पॉइंट के थ्रू रिसीवर को डेटा भेजी जा रहा है। सो देयर इज़ नो ब्लॉकिंग। हाँ, जो मैं अगला स्विच कराऊंगी ना मल्टी स्टेज स्विच, इसमें ब्लॉकिंग होगी, लेकिन इसमें क्रॉस बार स्विच के सारी लिमिटेशंस रिमूव हो जाएंगी। So this was all about crossbar switch and this comes under space division switch which comes under circuit switch. ठीक है, second type of space division switch is multi stage switch. इसको भी मैं डायग्राम से पहले आपको समझाती हूँ। So figure 14.8 multi stage switch. So see multi stage switch क्या है? Multi stage switch is just a collection of crossbar switches. याद रखना, बहुत सारे क्रॉस बार स्विचेस को इकट्ठा कर दो, किसी प्रॉपर फॉर्मेट में उनको अरेंज कर दो, लेवल्स में अरेंज कर दो, स्टेजेस में अरेंज कर दो, दैट बिकम्स अ मल्टी स्टेज स्विच। सो मल्टी स्टेज स्विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्रॉस बार स्विचेस। अब ये जो फिगर 14.8 है इसमें जितने भी छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ना, ये सारे क्रॉस बार स्विचेस हैं, और ये जो बड़ा बॉक्स है बाहर, ये मल्टी स्टेज स्विच है। सो इन दिस डायग्राम द मल्टी स्टेज स्विच हैज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रॉस बार स्विचेस। ठीक है, ये सारे क्रॉस बार स्विचेस हैं जो मल्टी स्टेज स्विच के अंदर लगे हुए हैं। अब क्रॉस बार स्विच की जो लिमिटेशन थी ना कि बहुत सारे क्रॉस पॉइंट्स चाहिए जिसके कारण एक्सपेंसिव हो जाता है, साइज़ बड़ा हो जाता है, यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और बहुत सारे क्रॉस पॉइंट्स वेस्ट आइडल होते हैं, रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं होती, ये सारी मल्टी स्टेज स्विच ने रिमूव कर दी। कैसे, देखो, सबसे पहले तो मेजर लिमिटेशन यही थी ना क्रॉस बार स्विच की, इसमें क्रॉस पॉइंट्स बहुत चाहिए होते हैं जिसके कारण भी बाकी लिमिटेशंस भी थी, साइज़ ज़्यादा होता है, एक्सपेंसिव होता है, इम्प्रैक्टिकल होता है। तो मल्टी स्टेज स्विच में देखो क्रॉस पॉइंट्स बहुत कम हो जाते हैं। कैसे, लेट अस सी। अब
पहली स्टेज में ध्यान दो, डायग्राम फिगर 14.8 स्टेज 1 में देखो। स्टेज 1 का जो पहला स्विच है ऊपर, इस स्विच में ध्यान से देखो कितनी इनपुट है, 5 इनपुट है और आउटपुट कितनी है, आउटपुट है 2, यानी 5/2 क्रॉस पॉइंट्स होंगे इस स्विच में, यानी 10 क्रॉस पॉइंट्स होंगे पहले स्विच में। क्लियर। सेकंड स्विच में देखो, सेकंड स्विच में कितनी इनपुट है, 5 और आउटपुट यहाँ भी 2 है, तो 10 क्रॉस पॉइंट सेकंड स्विच में होंगे स्टेज 1 की, 10 ही क्रॉस पॉइंट स्टेज 1 के थर्ड स्विच में भी होंगे। तो स्टेज 1 में अगर टोटल क्रॉस पॉइंट्स हम काउंट करें तो कितने हो गए, 10 + 10 + 10 30 क्रॉस पॉइंट्स हो गए पहली स्टेज में। ठीक है। ये मैं आपको बात कर रही हूँ कि अगर ये अलग अलग अगर ये क्रॉस बार स्विच होता, मल्टी स्टेज स्विच अभी नहीं मैं बता रही, अगर ये क्रॉस बार स्विच ही होता, या चलो मैं आपको बताती हूँ, देखते हैं। ठीक है। सो 10 क्रॉस पॉइंट्स यूज़ हो गए पहली स्टेज में, इतना 30 क्रॉस पॉइंट्स यूज़ हो गए पहली स्टेज में, इतना क्लियर है। अब सेकंड स्टेज की बात करो। सेकंड स्टेज का जो पहला स्विच है, इसमें कितनी इनपुट है, ध्यान से देखो 3, और कितनी आउटपुट है 3, तो 3/3 दैट इज़ 9 क्रॉस पॉइंट्स सेकंड स्टेज की पहले स्विच में होंगे। ऐसे ही 9 क्रॉस पॉइंट सेकंड स्टेज के दूसरे स्विच में होंगे। सो सेकंड स्टेज में टोटल क्रॉस पॉइंट्स कितने यूज़ हुए, 18। पहले में 30 थे, दूसरे में 18। और थर्ड स्टेज के तीनों स्विच को देखो, तीनों स्विच में 2 इनपुट है और 5 आउटपुट है, यानी हर स्विच में 10 क्रॉस पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं। सो स्टेज 3 में टोटल कितने क्रॉस पॉइंट्स यूज़ हुए, 30, यानी पूरे मल्टी स्टेज स्विच में कितने क्रॉस पॉइंट्स टोटल यूज़ हो रहे हैं, पूरे मल्टी स्टेज स्विच में 30 + 18 + 30 दैट इज़ 78 क्रॉस पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं पूरे इस मल्टी स्टेज स्विच में, 78 याद रखना। ठीक है। और ये मल्टी स्टेज स्विच ओवरऑल बात करें तो कितने बाई कितने का है, पूरा मल्टी स्टेज स्विच, पूरा डब्बा जो है बाहर का, कितने बाई कितने का है, 15/15 का ना। सो 15/15 के मल्टी स्टेज स्विच में 78 क्रॉस पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं, यही मतलब है ना। लेकिन अगर ये क्रॉस बार स्विच होता 15/15 का, ये मल्टी स्टेज ना होता, ये क्रॉस बार स्विच होता 15/15 का, तब इसमें कितने क्रॉस पॉइंट्स यूज़ होने थे, 15 × 15 कितने होते हैं, 15 × 15 दैट कम्स टू बी 225 क्रॉस पॉइंट्स यूज़ होने थे अगर क्रॉस बार स्विच होता। लेकिन ये क्या है, ये मल्टी स्टेज स्विच है और इसने 78 क्रॉस पॉइंट्स में ही गुजारा कर लिया। 15/15 का मल्टी स्टेज स्विच 78 क्रॉस पॉइंट्स में ही बन गया। लेकिन अगर क्रॉस बार स्विच होता तो 225 क्रॉस पॉइंट्स चाहिए होते, क्रॉस पॉइंट्स कम हो गए ना मल्टी स्टेज स्विच में। ठीक है। तो सारी लिमिटेशंस अपने आप ख़त्म हो गई। लेकिन इसमें ब्लॉकिंग हो सकती है, क्यों, क्योंकि एक क्रॉस पॉइंट को बहुत सारे सेंडर्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉस पॉइंट्स कम हो गए ना, अब सेंडर्स शेयर कर रहे हैं क्रॉस पॉइंट्स। तो शेयरिंग में हो सकता है एक सेंडर क्रॉस पॉइंट यूज़ कर रहा है, दूसरे सेंडर को थोड़ी वेट करनी पड़ेगी कि कब ये अपना डेटा सेंड कर दे, मैं भी उसी क्रॉस पॉइंट के थ्रू फिर अपना डेटा सेंड कर लूँ। ठीक है। सो ब्लॉकिंग इज़ देयर। लेकिन इसमें एक और बेनिफिट है, दैट इज़ मल्टीपल पाथ्स। मैं आपको बताती हूँ अभी। सो मल्टीपल पाथ्स कैसे आगे, ये एडवांटेज एक नया इंक्लूड हो गया मल्टी स्टेज स्विचिंग में। कैसे, इसको फिगर 14.9 ने एक्सप्लेन किया हुआ है, मल्टीपल पाथ्स। देखो जैसे कि 4th सेंडर ने 9th सेंडर को डेटा सेंड करना है, तो 2 पाथ्स अवेलेबल है हमारे पास। देखो उन्होंने डार्क करके बताए हुए हैं फिगर में, तो अब मैं पाथ्स ऐसे बोल नहीं पाऊंगी, तो देयर आर 2 पाथ्स फ्रॉम 4 to 9। सो मल्टीपल पाथ्स आर अवेलेबल, दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ मल्टी स्टेज स्विच। और ये क्रॉस बार स्विच में नहीं थी। क्रॉस बार स्विच में अगर एक क्रॉस पॉइंट सपोज ख़राब हो गया, ठीक है, तो उसके साथ जो सेंडर और रिसीवर लगा हुआ है, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी डेटा सेंड करने की जब तक वो ठीक नहीं होता। सो मल्टीपल पाथ्स नहीं है वहाँ पे, ऑल्टरनेटिव रूट्स नहीं है। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट 2 टाइप्स ऑफ स्पेस डिवीजन सर्किट स्विचिंग। अब सर्किट स्विचिंग की एक और कैटेगरी होती है टाइप डिवीजन सर्किट स्विचिंग, टाइम डिवीजन। वो भी बेटा 2 टाइप्स की होती है फर्दर। एक होती है टाइम स्लॉट इंटरचेंज और एक होती है TDM बस। ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर सर्किट स्विचिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो पेज नंबर 437 टाइम स्लॉट इंटरचेंज, ये दोनों टाइम डिवीजन सर्किट स्विचिंग में आ जाते हैं। ठीक है। टाइम स्लॉट इंटरचेंज में क्या होता है, ये दोनों ना ऑलमोस्ट सेम है। टाइम स्लॉट इंटरचेंज और TDM बस की वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है। हल्की सी उसके जो कह दो कि स्विच के जो डायग्राम है ना, या स्विच का जो स्ट्रक्चर है उसमें हल्का सा फ़र्क है, वर्किंग दोनों की सेम है। मैं आपको समझाती हूँ।
सो टाइम स्लॉट इंटरचेंज को समझाने के लिए फिगर 14.10 से पहले देखो फिगर 14.10 में क्या हो रहा है। एक ना इसको समझाने के लिए एक कंसेप्ट होता है, शायद आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा हो, याद हो आपको, दैट इज़ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होती है? जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे आजकल यूज़ हो रहे हैं ना, दे ऑल यूज़ द कंसेप्ट ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को पहले मैं समझाती हूँ, ये आउट ऑफ द टॉपिक थोड़ा जा रहा है लेकिन मुझे समझाना पड़ेगा। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होती है लाइक सपोज आपको इतना पता है ना कि जो हमारा कंप्यूटर अब तक, जितना भी लेटेस्ट कंप्यूटर अब तक बने हैं, जितने भी टिल डेट कंप्यूटर्स अब तक बन रहे हैं, वो सारे जो होते हैं ना, हैं तो वो मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग सारे, लेकिन जो CPU है वो एक टाइम पे एक ही काम करता है। क्या ये फैक्ट आपको पता है? यानी कि अगर एक कंप्यूटर बहुत सारे काम कर रहा है ना, हमें लग रहा है सारे काम साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन CPU एक टाइम पे एक ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंप्यूटर पे बैठी हूँ, ठीक है, मैं MS वर्ड का डॉक्यूमेंट टाइप कर रही हूँ, सो टाइपिंग का काम हो रहा है। एक तरफ मैंने कोई मूवी डाउनलोड के लिए लगाई हुई है तो डाउनलोडिंग भी चल रही है, एक तरफ मैं गाना भी सुन रही हूँ, ऑडियो भी प्ले हो रही है, ठीक है, और एक तरफ प्रिंटिंग भी निकली जा रही है। सो यानी कंप्यूटर एक टाइम पे, मेरा कंप्यूटर 4 वर्क्स कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है, ऑडियो प्ले कर रहा है, डाउनलोडिंग कर रहा है, प्रिंटिंग कर रहा है। चारों काम इकट्ठे हो रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं। हमें लगता है चारों काम कंप्यूटर इकट्ठा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर जितना भी लेटेस्ट मॉडल आप मान लो कंप्यूटर का, हमेशा कंप्यूटर एक टाइम पे एक ही काम करता है। जैसे कंप्यूटर ने क्या किया, थोड़ी सी प्रिंटिंग की, थोड़ी सी टाइपिंग की, थोड़ा सा गाना प्ले किया और थोड़ा सा डाउनलोड किया, फिर प्रिंटिंग टाइपिंग सॉन्ग डाउनलोड, प्रिंटिंग टाइपिंग सॉन्ग डाउनलोड, इस तरह ना थोड़ा थोड़ा टाइम स्लॉट हर एक को देता जाता है, और फटाफट एक टास्क से दूसरे टास्क में इतनी जल्दी शिफ्ट होता है, उसको कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, कि हमें लगता है कि सारे काम इकट्ठे हो रहे हैं, जबकि वो थोड़ा सा एक काम करता है, फटाफट थोड़ा सा दूसरा काम करता है, फटाफट थोड़ा सा तीसरा काम करता है, फटाफट थोड़ा सा चौथा काम करता है, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा। तो हमें लगता है कि सारे काम इकट्ठे हो रहे हैं, जबकि एक टाइम पे एक ही काम हो रहा होता है, और वो काम होता है जिसको टाइम स्लॉट मिलता है, और इसको कहते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देन अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसको इस चीज़ को कहते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। यानी टाइम स्लॉट जिसके, अब जैसे सबसे पहले टाइम स्लॉट गया प्रिंटिंग के पास, तो थोड़ी सी प्रिंटिंग हुई, फिर कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई, और टाइम स्लॉट गया टाइपिंग के पास, फिर थोड़ी सी टाइपिंग हुई, फिर कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई, टाइम स्लॉट गया डाउनलोडिंग के पास, थोड़ी सी डाउनलोडिंग हुई, ठीक है, फिर कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई, कंटेक्स्ट स्विचिंग मतलब एक टास्क से दूसरे टास्क में जंप हो गया, और फिर टाइम स्लॉट किसके पास गया, जो गाना प्ले हो रहा है, और थोड़ा सा गाना प्ले हुआ, फिर से वो चारों टास्क रिपीट हुए, और इतनी फास्ट होते हैं कि हमें लगता है चारों काम इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये कंसेप्ट ना यहाँ पे यूज़ होना है टाइम स्लॉट इंटरचेंज में। फिगर 14.10 का ए फिगर देखो। सबसे पहले टाइम, ये 4 सेंडर्स हैं, देयर आर 4 सेंडर्स एंड देयर आर 4 रिसीवर्स। हर सेंडर के पास पैकेट्स रेडी पड़े हैं सेंड होने के लिए। फर्स्ट के पास ए पैकेट है, सेकंड के पास बी पैकेट है, थर्ड के पास सी पैकेट है, फोर्थ के पास डी पैकेट है, रेडी हैं सेंड होने के लिए। सबसे पहले टाइम स्लॉट गया पहले सेंडर के पास। पहले सेंडर के ने अपने टाइम स्लॉट में क्या किया, ए पैकेट सेंड कर दिया। ए पैकेट देखो क्यू के फ्रंट में लग गया। सेकंड कंप्यूटर के पास टाइम स्लॉट गया, सेकंड कंप्यूटर की टर्न आई, सेकंड कंप्यूटर ने बी पैकेट सेंड कर दिया, वो क्यू के सेकंड नंबर पे लग गया। टाइम स्लॉट फिर थर्ड कंप्यूटर के पास गया, थर्ड कंप्यूटर ने सी वाला पैकेट सेंड कर दिया, वो क्यू के थर्ड लोकेशन पे लग गया। और फिर टाइम स्लॉट फोर्थ कंप्यूटर के पास गया, उसके पास डी नाम का पैकेट था, उसने डी नाम का पैकेट भेज दिया और वो क्यू के लास्ट में लग गया। अब जब ये सारी की सारी क्यू रिसीवर के पास जाएगी, ये सारे के पैकेट्स जो है सीक्वेंस में ABCD रिसीवर के पास जाएंगे, तो रिसीवर के पास भी टाइम स्लॉट्स होंगे। टाइम स्लॉट पहले सिस्टम के पास गया, पहले कंप्यूटर के पास, उसने पहला जो भी पैकेट है उठा लिया, ए मिल गया उसको। टाइम स्लॉट दूसरे कंप्यूटर के पास गया, उसने जौन सा पैकेट उठाना है पहला वाला क्यू के फ्रंट में बी, वो उठा लिया। टाइम स्लॉट थर्ड रिसीवर के पास गया, उसने थर्ड पैकेट रिसीव कर लिया। टाइम स्लॉट फोर्थ रिसीवर के पास गया, उसने फोर्थ पैकेट रिसीव कर लिया। यानी ABCD के पैकेट्स जो हैं उसी सीक्वेंस में रिसीव हुए। पहले का पहले को मिला, दूसरे का पैकेट दूसरे को मिला, थर्ड का पैकेट थर्ड को मिला, फोर्थ का पैकेट फोर्थ को मिला। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सीक्वेंसिंग ऐसी ना हो, सीक्वेंसिंग हो लाइक ऊपर देखो लिखा हुआ है पेज 437 की स्टार्टिंग में, फर्स्ट का पैकेट जाए थर्ड को, सेकंड का पैकेट जाए फोर्थ को, थर्ड का पैकेट जाए फर्स्ट को,
फोर्थ का पैकेट जाए सेकंड को, सपोज इस तरह की रिक्वायरमेंट है हमारी, तो फिर हम इसको कैसे अकम्प्लिश करेंगे? यूजिंग टाइम स्लॉट इंटरचेंज स्विचिंग। इसी डायग्राम में बीच में टाइम स्लॉट इंटरचेंज लगा दिया। टाइम स्लॉट इंटरचेंज क्या करेगा? रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली पैकेट्स को इंटरचेंज कर देगा। तो रिक्वायरमेंट क्या कहती है? पहला जो सिस्टम का पैकेट है वो थर्ड को जाए, तो टाइम स्लॉट इंटरचेंज ने क्या कर दिया? ए को थर्ड लोकेशन में लगा दिया क्यू के, ठीक है, क्योंकि थर्ड कंप्यूटर फिर उसको उठा लेगा। रिक्वायरमेंट कहती है सेकंड का पैकेट फोर्थ को जाए, तो बी पैकेट फोर्थ पोजीशन पे लग गया। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली थर्ड का पैकेट फर्स्ट को जाना चाहिए, तो सी पैकेट स्टार्टिंग में लग गया, और फोर्थ का पैकेट सेकंड को जाना चाहिए, तो डी पैकेट क्यू की सेकंड पोजीशन में लग गया। तो अब क्यू में पैकेट्स के सीक्वेंस में है सी डी ए बी, और रिसीवर साइड पे क्या होगा? टाइम स्लॉट पहले कंप्यूटर के पास गया, उसने पहला जो भी पैकेट है रिसीव कर लिया सी। टाइम स्लॉट सेकंड सिस्टम के पास गया, उसने जो भी पहला पैकेट है डी वो रिसीव कर लिया। टाइम स्लॉट थर्ड सिस्टम के पास गया, उसने जौन सा पहला पैकेट है ए वो रिसीव कर लिया। टाइम स्लॉट फोर्थ सिस्टम के पास गया, उसने जौन सा पैकेट फ्रंट में पड़ा है बी वो रिसीव कर लिया। सो अब हमारे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली पैकेट्स रिसीव हो गए। सो दिस इज़ व्हाट टाइम स्लॉट इंटरचेंजेस, इट इंटरचेंजेस द पैकेट्स, ठीक है। और इसकी ब्लॉक डायग्राम नेक्स्ट पेज पर 438 14.11 इसकी ब्लॉक डायग्राम है कि पैकेट्स इंटरचेंज कैसे होते हैं। देखो, टाइम स्लॉट इंटरचेंज के पास ना एक कंट्रोल यूनिट होता है, फिगर 14.11। उस कंट्रोल यूनिट में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ना वो स्टोर्ड होती हैं कि फर्स्ट का पैकेट थर्ड को जाए, सेकंड का पैकेट फोर्थ को जाए, थर्ड कंप्यूटर का पैकेट फर्स्ट कंप्यूटर को जाए, और फोर्थ कंप्यूटर का पैकेट सेकंड रिसीवर को जाए, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली जो लिवर्स है ना वो एडजस्ट होते जाते हैं, राइट लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या? फर्स्ट सेंडर का पैकेट थर्ड रिसीवर को जाए, तो उधर से पहला लिवर जुड़ गया और उधर से थर्ड लिवर, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो क्या हुआ? जो पहला पैकेट है ए वो थर्ड लोकेशन पे लग गया, फिर सेकंड वाला और फोर्थ वाला लिवर आपस में सर्किट कंप्लीट कर लेंगे, तो बी पैकेट फोर्थ पोजीशन पे लग जाएगा। फिर थर्ड वाला लिवर और फर्स्ट वाला लिवर सर्किट कंप्लीट करेंगे, तो सी पैकेट फर्स्ट लोकेशन पे लग जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह होता है। सो दिस वाज टाइम स्लॉट इंटरचेंज। इसी की तरह दूसरा एक जो टाइम डिवीजन सर्किट स्विचिंग होता है, दैट इज़ TDM बस। सेम काम है, ठीक है। डायग्राम में थोड़ा सा फ़र्क है। डायग्राम में फ़र्क क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये भी वही करता है, पैकेट्स को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इंटरचेंज करता है TDM बस। TDM मीन्स टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। ये लिखा नहीं कहीं हुआ, लिख लेना। TDM स्टैंड्स फॉर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ़र्क क्या है दोनों के डायग्राम्स में कि देखो 14.11 में एक ही लिवर है लेफ्ट साइड पर और एक ही लिवर राइट साइड पर है, लेकिन 14.12 में TDM में हर एक सेंडर को, हर एक रिसीवर को अपना अपना लिवर मिला हुआ है बस। जैसे रिक्वायरमेंट है फर्स्ट का पैकेट थर्ड को जाए, तो उधर से फर्स्ट लिवर जुड़ जाएगा, इधर से थर्ड लिवर जुड़ जाएगा, ठीक है। बस यही फ़र्क है, वर्किंग इज़ ऑलमोस्ट सेम। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट सर्किट स्विचिंग। उसके बाद शायद मैंने आपको पेज नंबर 439, 440 ये भेजे हों। 441 से शुरू होगा अब हमारा काम पैकेट स्विचिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्विचिंग इज़ पैकेट स्विचिंग। सो बेटा पैकेट स्विचिंग के लिए ना सबसे पहले यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ अ पैकेट, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पैकेट। इसकी डायग्राम पैकेट स्विच की ना बुक में दी हुई है, मैं आपको इसकी पहले फ़ोटो सेंड करती हूँ। तो सबसे पहले आपने पैकेट का स्ट्रक्चर समझा देना है कि पैकेट क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। सो लेट मी सेंड यू द पिक फर्स्ट। सो सी, पैकेट के स्ट्रक्चर की बात करें तो पैकेट हैज़ 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज़ हेडर, देन द डेटा, देन द ट्रेलर। और एक थोड़ा सा मैंने आपको जब थ्रूपुट कैलकुलेशन करवानी थी ना तब भी थोड़ा सा समझाया था मैंने आपको ये चीज़। हेडर और ट्रेलर को हम ओवरहेड कहते थे, आई होप यू रिमेंबर। तो हेडर में क्या होता है? हेडर में लाइक देखो होता क्या है, एक पूरा का पूरा मैसेज पैकेट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। आपने किसी को मेल भेजी है तो मेल में तो आपने मेंशन किया है कि ये मेल कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब वो मेल पैकेट्स में डिवाइड हो जाती है तो हर पैकेट को भी पता होना चाहिए कि मेरा सोर्स एड्रेस क्या है और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, मैंने कहाँ जाना है। तो ये सारी चीज़ें हेडर में लिखी होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हेडर में होती हैं। एंड ट्रेलर में क्या होता है? ट्रेलर में होती है लाइक चेक सम, एरर करेक्शन, फ्लो करेक्शन, इसके रिगार्डिंग जो डेटा होता है दैट वो ट्रेलर में होता है। और जो यूज़र के काम की चीज़ है दैट इज़ द डेटा, वो जो बीच का पोर्शन होता है, ठीक है। सो अ पैकेट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स। तो इसमें से लिख लेना आप। ये लिखने के बाद आप पैकेट स्विचिंग शुरू करना।
पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, पैकेट स्विचिंग में जो पूरा का पूरा मैसेज है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू पैकेट्स, और हर पैकेट में हेडर और ट्रेलर ऐड कर देते हैं, ठीक है। देन पैकेट स्विचिंग इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है डेटाग्राम अप्रोच या डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग, एक है वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग। अब इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, पैकेट्स को ना एज अ डेटाग्राम कंसिडर किया जाता है। डेटाग्राम मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ वन एंड अदर, कि हर पैकेट दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इसमें क्या होता है, इसको समझने के लिए ना इसकी भी डायग्राम देखो पहले आप, पेज नंबर 443 फिगर 14.17, ठीक है। 14.18 बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो 14.17 में देखो क्या है, ए ने एक मैसेज सेंड किया, ए सेंडर ने, और वो मैसेज ना 4 पैकेट्स में डिवाइड हुआ, 1 2 3 4, और वो जितने भी पैकेट्स हैं, चारों पैकेट्स हैं, वो देखो डेटाग्राम अप्रोच है ना, तो डेटाग्राम अप्रोच में क्या होगा, हर पैकेट इंडिपेंडेंटली अपना अपना पाथ फॉलो करेगा जो उसको उस टाइम एफिशिएंट लग रहा है। पैकेट 1 देखो किसी और पाथ से पहुंच रहा है, रिसीवर है एक्स, ठीक है। पैकेट वाई कोई और पाथ, सॉरी पैकेट 2 कोई और पाथ फॉलो कर रहा है, पैकेट 3 कोई और पाथ फॉलो कर रहा है, पैकेट 4 डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहा है। सारे पैकेट्स अपना अपना डिफरेंट पाथ फॉलो करके रिसीवर तक पहुंच रहे हैं। सो दैट इज़ डेटाग्राम अप्रोच, ठीक है। और रिसीवर में देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि कोई पैकेट पहले पहुंच गया, कोई बाद में पहुंचा, आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच सकते हैं पैकेट्स, लाइक 1 4 3 2 इस तरह पैकेट्स पहुंचे हैं, रिसीव हुए हैं रिसीवर को। तो रिसीवर क्या करेगा, पैकेट्स की सबसे पहले सीक्वेंसिंग करेगा। इसीलिए ना हेडर और ट्रेलर में सीक्वेंस नंबर्स भी मेंशन्ड होते हैं, पैकेट्स के सीक्वेंस, कौन सा फर्स्ट पैकेट है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड, ताकि अगर पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच जाते हैं रिसीवर के पास तो सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंगली पहले उनको सीक्वेंस में लगाए, फिर उनको जोड़ के मैसेज बना ले, ठीक है। सो दिस इज़ द डेटाग्राम अप्रोच। सेकेंड टाइप ऑफ पैकेट स्विचिंग इज़ वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग। वर्चुअल सर्किट में क्या होता है, इसमें पैकेट्स को इंडिपेंडेंट या डेटाग्राम कंसिडर नहीं किया जाता। इसमें ये माना जाता है कि एक मैसेज के सारे पैकेट्स रिलेटेड हैं, एक दूसरे से एक साथ ही जाएंगे। अब ये वर्चुअल सर्किट अप्रोच दो तरह का होता है, एक होता है SVC, फुल फॉर्म इज स्विच्ड वर्चुअल सर्किट, एक होता है PVC, स्विच्ड फुल फॉर्म इज परमानेंट वर्चुअल सर्किट। अब इनको समझने के लिए फिगर्स देखो बेटा, फिगर्स में से मैं आपको समझा रही हूँ, थियोरी तो आप पढ़ ही लोगे है ना, जो मैं समझा रही हूँ वही थियोरी है। सो फिगर 14.19 दैट इज़ द डायग्राम ऑफ स्विच्ड वर्चुअल सर्किट। अब देखो मैंने बोला ना इसमें पैकेट्स इंडिपेंडेंट नहीं होते, रिलेटेड होते हैं। तो स्विच्ड वर्चुअल सर्किट में क्या होता है, या किसी भी तरह का वर्चुअल सर्किट, चाहे वो स्विच्ड है चाहे परमानेंट है, सारे पैकेट सीक्वेंस में जैसे लाइन बना के जाएंगे, ठीक है। तो लाइन बना के जाएंगे तो उसी सीक्वेंस में पहुंचेंगे जिस सीक्वेंस में सेंड हुए हैं। लेकिन अब एक है स्विच्ड वर्चुअल सर्किट, इसमें क्या होता है, जैसे ए ने एक्स को डेटा भेजना है तो सबसे पहले ए और एक्स के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, फिर बी फिगर में देखो फिर डेटा सेंड होगा सीक्वेंस में, ट्रेन जैसे कहते हैं लाइन में चलो, लाइन में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इसी सीक्वेंस में ही वो ट्रेन बना के ना चली जाएंगे और रिसीवर तक पहुंच जाएंगे। और जैसे सारे पैकेट्स रिसीवर में पहुंचे, ऑर्डरिंग में ही पहुंचेंगे, वहाँ पे सीक्वेंसिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कनेक्शन थर्ड स्टेप में रिलीज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्विच्ड वर्चुअल सर्किट है, टेम्पररी वर्चुअल सर्किट, कि जब कम्युनिकेशन करनी है तो कनेक्शन बना लो, डेटा सेंड कर दो और बाद में कनेक्शन रिलीज़ कर दो। और एक होता है परमानेंट वर्चुअल सर्किट, इसकी डायग्राम देखो नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 445 फिगर 14.20। इसमें क्या होता है, इसमें ना एक सर्किट परमानेंटली अलॉटेड ही होता है, लाइक ए और एक्स के बीच में एक सर्किट परमानेंटली अलॉटेड होगा, हमेशा हर टाइम उनको मिला होगा वो सर्किट। जब भी ए ने एक्स को डेटा भेजना है वो सीधा डेटा भेज देगा, क्योंकि सर्किट उनको ऑलरेडी मिला हुआ है, यानी सर्किट एस्टैब्लिश करने की और सर्किट रिलीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी ए और एक्स को मिला हुआ है। ए और एक्स के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगी वो इसी सर्किट में ही के थ्रू ही होगी। दैट इज़ अ परमानेंट वर्चुअल सर्किट, परमानेंटली उनको मिला हुआ है वो सर्किट कि जब मर्जी यूज़ कर लो। स्विच्ड में क्या था, जब यूज़ करना है तो कनेक्शन बनाओ, यूज़ करो और कनेक्शन रिलीज़ करो। परमानेंट में कनेक्शन बनाने की और रिलीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो परमानेंटली ए और एक्स के बीच में या जो भी दो सेंडर और रिसीवर उनके बीच में ही वो सर्किट हमेशा रहेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पैकेट स्विचिंग। इसमें फिगर 14.21 बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिगर 14.18 बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिगर 14.22 बनाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ स्विचिंग इज़ मैसेज स्विचिंग, दैट इज़ वेरी सिंपल, कि पूरा का पूरा मैसेज सेंड होता है रिसीवर को,
अब देखो मैसेज होता है बड़ा, डिवाइड तो वो हो नहीं रहा, ब्रेक तो वो हो नहीं रहा पैकेट्स में, पूरा का पूरा बड़ा मैसेज ने जाना होता है। तो कई बार क्या होता है, लाइक आप ऐसे सोचो कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक छोटी सी ट्रेन है, उसमें 2 बोगीज़ हैं बस, और एक ट्रेन है उसमें 15 बोगीज़ हैं, वो ज़्यादा बड़ी है। तो जो छोटी ट्रेन है वो तो थोड़े रास्ते से भी निकल जाएगी, लाइक अगर पाथ थोड़ी देर के लिए फ्री है उसे तब भी निकल जाना है। लेकिन बड़ी ट्रेन है वो तभी पास हो पाएगी जब रास्ता जो पाथ है वो ज़्यादा टाइम के लिए फ्री हो, ठीक है। तो मैसेज बड़ा होता है, पैकेट तो क्या था, पैकेट तो फटाफट निकल जाएगा, इसको एक मिली सेकेंड के लिए भी पाथ फ्री मिला, उसे निकल जाना है। लेकिन मैसेज बड़ा है, ठीक है, तो मैसेज तब निकलेगा जब पाथ ज़्यादा टाइम के लिए फ्री है। इसीलिए जो मैसेज स्विचिंग में मैसेज होता है ना, वो स्टोर एंड फॉरवर्ड के कंसेप्ट से निकलता है। यानी कि जब रास्ता अवेलेबल है वो फॉरवर्ड हो जाता है पैकेट मैसेज आगे, जब अगला रास्ता अवेलेबल नहीं होता तो वो किसी ना किसी कनेक्टिंग डिवाइस में बीच में उसकी क्यू में स्टोर हो जाता है। क्यूइंग थ्योरी पढ़ी थी ना हमने, तो उसकी क्यू में मैसेज स्टोर हो जाता है और तब तक स्टोर रहता है जब तक अगला रास्ता फ्री नहीं होता, ठीक है। सो वेरी सिंपल मैसेज स्विचिंग यूज द कंसेप्ट ऑफ स्टोर एंड फॉरवर्ड, और इसमें फिगर 14.23 बना देना। सो बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट स्विचिंग, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर।